नाउ अभी जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। इफ यू चेक आउट प्रिंसिपल कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, जो सीए वाले नोट्स है या सीए की जो संस्था है वो कंसेप्ट, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स को एक ही मानता है। और अभी इतने साल बाद ये फर्क भी नहीं रहा तीनों में। वैसे हालांकि बारीक फर्क है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सी, अकाउंटिंग शुरू हुआ 1494 में, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग जब लुका पैसियोली ने इन्वेंट किया था। तुम जब क्रिकेट देखोगे, क्रिकेट जब शुरू हुआ आई थिंक बहुत साल हो गए, लेकिन उसमें अपडेट्स आते गए। जैसे कि पहले बाउंसर अनलिमिटेड लोग डालते थे, अभी शायद एक ओवर में एक या दो बाउंसर ही अलाउड है। पता है तुमको क्रिकेट में? सुना है तुमने? हाँ सर। और जो सर्कल है उसके बाहर पहले 15 ओवर में सिर्फ दो ही प्लेयर बाहर हो सकते हैं। कायदे है ना ये? हाँ सर। तो उस हिसाब से वक्त के साथ साथ बदलाव आया। तो जब अकाउंट्स लॉन्च हुआ तो कंसेप्ट्स कुछ डेवलप हुए कि चलो हम अकाउंटिंग ईयर एक साल का रखेंगे, ऐसे जो मालिक और बिजनेस को अलग रखेंगे, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स बने। कंसेप्ट्स ने आगे चलकर प्रिंसिपल्स का रूप लिया। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि जो प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड प्रिंसिपल क्या होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग फिर भी चोरी करते हैं या क्राइम करते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स है लोग नहीं मानते हैं। तो आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया कि ये सब सीए पे कंपलसरी है, उनको ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये तीनों के बाद का कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स के भी बाद का स्टेज, जो इसके बाद वाला वीडियो में आने वाला है। और कन्वेंशन क्या है? अब एक एग्जांपल लेते हैं। बीवाईटी कॉलेज को अकाउंट्स बनाना है, केटीएम कॉलेज को अकाउंट्स बनाना है। बीवाईटी कॉलेज ने अलग तरीके से बनाया, केटीएम कॉलेज ने अलग तरीके से बनाया। तो डू यू एग्री देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स? अगर ऐसे 50 कॉलेज है, 50 अलग अलग तरीके से बनाया जाए तो इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो सबने मिलकर ये बोला कि चलो हम इसको स्वीकारते हैं। ठीक है, जैसे कि यूरोप के कुछ देश और अपना अभी अकाउंटिंग थोड़ा, वर्ल्ड थोड़ा अकाउंटिंग सिमिलर होते जा रहा है। अमेरिका का अकाउंटिंग अपन नहीं एक्सेप्ट करते, अपना अकाउंटिंग अमेरिकन एक्सेप्ट नहीं करते। बट कुछ देश जैसे यूरोपियन के हैं, यूरो करेंसी कुछ देश में चलते हैं, डॉलर्स काफी जगह पे चल जाते हैं वर्ल्ड में। तुम दुबई जैसी जगह में गए, तुम्हारे पास वहां का लोकल करेंसी इज दिरहम्स, लेकिन दिरहम की वजह तुमने डॉलर भी दिया तो भी वो काफी जगह पे एक्सेप्ट हो जाता है। तो कन्वेंशन कुछ लोग ने मिलकर स्वीकारा, चलो हम ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो देखा जाए तो आज के तारीख में कन्वेंशन, प्रिंसिपल और कंसेप्ट अलग नहीं, एक ही माना जाता है। शुरुआत कंसेप्ट से हुआ, फिर वो प्रिंसिपल में चला गया, और प्रिंसिपल के बाद कन्वेंशन, और उसको कायदे से कंपलसरी किया जाए इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वालों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया, जो इसके बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? वो रूल्स ऑफ कंडक्ट है, प्रोसीजर है जो यूनिवर्सली अकाउंटेंट को फॉलो करना है। ठीक है, दे आर जस्ट ऑन द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि कायदा अकाउंटिंग प्रिंसिपल में नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कायदा है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक प्रकार का यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है कि भाई ये हम मानेंगे। ठीक है ना? जैसे कि तुम इंडिया में लेफ्ट व्हील ड्राइव है,
करेक्ट? इंडिया में लेफ्ट व्हील ड्राइव है, लेकिन वही कुछ कंट्री में राइट व्हील ड्राइव है। आई थिंक दुबई में शायद राइट व्हील ड्राइव है। तो वहां पे कंफ्यूजन काफी, फिर इंडिया वाले गए तो लेफ्ट व्हील ड्राइव मतलब रास्ते के अपन लेफ्ट साइड चलाते हैं। डू यू एग्री? Yes, sir. सो ब्रिटिशर्स का भी लेफ्ट व्हील है, लेकिन अमेरिका का राइट है, अमेरिका का राइट है, ठीक है? सो कंफ्यूजन बहुत सारा होता है। तो जो बोलते हैं ना सिमिलर देश है जिन्होंने लेफ्ट व्हील ड्रॉ किया, तो उनको गाड़ी चलाना, अब यहाँ पे तुम गाड़ी चलाते हो, ब्रिटिश में तुमको चलाना आसान होगा, लेकिन दुबई में उल्टे साइड रहता तो कठिनाई होगा, क्योंकि वो लोग गाड़ी को राइट साइड रखते हैं और अपनी अपनी इंडियन लेफ्ट साइड से चलाते हैं। सो ये विचारधाराओं का फर्क है। जनरली मीन्स जनरल लेवल पे लोगों ने स्वीकार लिया, चलो ये अकाउंट्स है, ठीक है? तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसेप्ट और कन्वेंशन में बांटा जाता है, लेकिन जैसे मैंने बताया सीए की बुक ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन को एक ही रखा है, बट हमने थोड़ा इजियर हो जाए इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कंसेप्ट और कन्वेंशन दो पार्ट्स में बांटा है। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ अकाउंटिंग कंसेप्ट नाउ? Yes. Now let us come to accounting concepts. See, concept एक बेसिक लेवल का assumption है या कंडीशंस है जहां पे अकाउंटिंग बेस होना चाहिए। जैसे कि डू यू एग्री, यूनिवर्स ने या अपने अर्थ ने मान लिया है कि अपना कैलेंडर ईयर एक साल का होगा 365 डेज का। डू यू एग्री? Yes. लेकिन जो सर्कुलेशन होता है मार्स का आई थिंक 262 डेज समथिंग है। सो इन सर्टेन इयर्स इन स्पेस में समटाइम्स 4 days could be equal to year, ऐसा भी होता है। बट हमने क्या एक्सेप्ट किया है? कैलेंडर ईयर, ठीक है? कैलेंडर ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। बट इफ यू गो टू गैलेक्सी साइड चले जाओगे, अलग अलग प्लैनेट्स में जाओगे, तो वहां का तुमको टाइम फ्रेम अलग मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दैट। लेकिन जैसे तुम अपना जो ग्रेविटी इधर है और मून का 1/6 है, डू यू एग्री? मून का ग्रेविटी 1/6 है, वहां पे तुम चम्मच रखोगे तो हवा में तैरेगा। सुना है, देखा है? हाँ सर। सो हमको मून का सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करना है, हम अर्थ का एक्सेप्ट करते हैं और वो पूरे तरीके से एक्सेप्टेबल है। सो लेट अस स्टार्ट विद जो जो बोलते हैं ना लोगों ने कंसेप्ट के तौर पर स्वीकारा है, चलो हम ये मानते हैं। अब उसका पहला कंसेप्ट जो लोगों ने स्वीकारा है कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। मैंने तुमको बोला था जब मालिक कैपिटल धंधे में पैसा लगाता है तो उसका खुद का बिजनेस है, तो देखा जाए तो वो कर्जा नहीं मानेगा। सपोजिटली तुम लोगों ने एक बिजनेस शुरू किया स्टेशनरी शॉप का, और तुम लोगों ने 1 लाख रुपए लगाया, तुम 1 लाख रुपए को कर्जा नहीं मानोगे क्योंकि तुम्हारा खुद का बिजनेस है। लेकिन अकाउंट में मालिक का और बिजनेस को अलग माना जाता है। ये जो बिजनेस एंटाइटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ओनर एज अकाउंटेंट मानते हैं। अब जो मैंने एसपी में सिखाया था सेपरेट लीगल स्टेटस को लॉ के हिसाब से है, अभी जो मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स के हिसाब से। सो आई होप तुम कंफ्यूज नहीं करोगे। तुम बोलोगे सोल ट्रेडर को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, सोल ट्रेडिंग ओनर और सोल ट्रेडिंग बिजनेस कायदे से एक है। मैं वो लॉ के लीगल एंगल से बता रहा था, अब मैं अकाउंटिंग एंगल से बता रहा हूँ कि सोल ट्रेडर और उसका अकाउंट्स अकाउंटिंग एंगल से अलग होगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अकाउंटिंग एंगल से मालिक ने जो पैसा लगाया है स्टेशनरी शॉप में 1 लाख, वो और उसका 1 लाख एक ही है ओनर के दृष्टिकोण से देखा जाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं अकाउंटिंग या अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से। अकाउंटेंट की नजरों से देखा जाए सो ही विल से कि ओनर ने जो 1 लाख रुपीस दिया है एंटाइटी को, और ओनर और एंटाइटी अलग है। सो एंटाइटी मस्ट रिटर्न बैक टू द ओनर 1 लाख क्योंकि वो लोन है। सो कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, जबकि मालिक सोचेगा मेरा ही पैसा है तो ये लायबिलिटी कैसे हुआ।
So therefore under the business entity concept the owner, ठीक है, and the business are different. Therefore जो भी पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है that needs to be returned because capital is a liability. क्या फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में? हाँ सर. So according to this concept, the proprietor is one entity and the business is another entity, and the capital that the proprietor has put up, या जो proprietor ने पैसा लगाया धंधे में वो अलग entity है, therefore वो कर्जा है, therefore उसको लौटाना है, ऐसा मान्यता है. So the perception ये बिजनेस के नजरों से देखा जा रहा है. अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से मालिक का खुद का जो जायदाद और लायबिलिटीज है वो अलग है और बिजनेस का संपत्ति और लायबिलिटी अलग है, ऐसा मानते हैं. देयरफॉर बिजनेस को जो मालिक ने पैसा दिया है वो लायबिलिटी माना जाएगा और ओनर जो मालिक है उसकी दृष्टिकोण से वो लायबिलिटी नहीं माना जाएगा. लेकिन अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है बिजनेस वालों के दृष्टिकोण से. देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी एज पर द अकाउंटेंट. क्या फर्स्ट पार्ट समझ में आया? यस और नो? Yes. नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. हमने देखा था कि इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट मेजरेबल टू मनी वैल्यू देन वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग है ही नहीं. सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग. Thus only those events or transactions of financial nature उससे ज्यादा which can be measured in terms of money can be recorded. ठीक है. The transactions which are capable of being expressed in terms of money are money measurement concept. So simple सी बात है. वैसे टाइप के transactions मैंने तुमको बताया था. एक मीटिंग हो रहा है, it will not be recorded in accounts because वो discussion चल रहा है. It is incapable of being recorded in terms of money. लेकिन परचेज ऑफ मटेरियल सिंस तुमको पता है कितना रुपए का है या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया भले पे नहीं किया बट सिंस इट इज केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड कि कितना का बिल है तो रिकॉर्ड होगा क्योंकि मनी मेजरमेंट है. सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इज वेरी सिंपल. इफ ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी वैल्यू पता है देन इट शुड बी रिकॉर्डेड. इफ उस ट्रांजैक्शन का मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं पता तो रिकॉर्ड नहीं होगा. सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग में आने के लिए the transaction must be capable of being recorded in terms of money or measured in terms of money, then only it will be recorded. This concept is a money measurement concept. क्या सबको समझ में आया? yes or no? Yes. Next third level dual aspect concept. Now accounting is always double entry based कि every coin has two sides. For example तुम जब कैश में खरीदते हो देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग. तुमको वैल्यू मिल रहा है और तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो. इफ यू परचेज अ पेन ऑफ 10 रुपीस तुमको पेन मिल रहा है which comes in and you are paying cash which goes out. So this is a dual aspect or a double entry aspect which happens. Of course there is a concept called as single entry system. वो लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता. ऑफ कोर्स कुछ लोग वो मेंटेन करते हैं किराना शॉप वाले कि भाई इतना पैसा आना है और इतना देना है. बट अदर देन दैट दे विल नॉट रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन विद द डबल एंट्री. बट जब तुम इनकम टैक्स सब जगह डेटा सबमिट करते हो वहां सिंगल एंट्री एक्सेप्टेबल नहीं है. एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट बी अ डबल एंट्री ट्रांजैक्शन व्हिच मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन डुअल साइड्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस कांसेप्ट, ठीक है, डुअल मींस टू. एक रिसीविंग एस्पेक्ट है, एक गिविंग एस्पेक्ट है. When you are receiving value, or when you are paying, it's a sacrifice. So, and one part will be called as a debit, one part will be called as a credit. जैसे when cash comes in, goods goes out, तो cash में value आया है, debit मतलब value मिला है, so तुम उसको debit दोगे. तुम्हारा goods जा रहा है, तुम्हारा value जा रहा है, तो इसलिए तुम sales को credit दोगे. हमने analysis में already देखा था कि हर एक ट्रांजैक्शन के टू एस्पेक्ट्स होता है, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट आता है. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes sir. नेक्स्ट में आते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. नाउ
कैसे होता है कि तुम एक मशीनरी खरीदते हो 1 लाख रुपए का, ठीक है, तुम उस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो से 2000 रुपीज, तुम 2000 रुपीज खर्चे में दिखाओगे, लेकिन मशीनरी तुम्हारा खर्चा है कि एसेट है, मुझे बताओ। asset, ओके, एसेट के इस्तेमाल से करने से उसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है? एसेट के इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू बढ़ती है या घटती है? When you use the asset, the value comes up or goes down? बताओ। The value comes down, comes down. Technically called as depreciation. So what you will do is 1 लाख रुपए का जो एसेट है उसका वैल्यू 1/5 या 20% हम डाउन कर रहे हैं। सो इस साल 20,000 खर्चे में दिखाएंगे इस एसेट का डिप्रिसिएशन, अगले साल 20, अगले साल 20, अगले साल और अगले साल, ऐसे 5 साल में डू यू एग्री इस एसेट का वैल्यू 0 हो जाएगा 5 साल उसको राइट ऑफ करके। जैसे तुम्हारा मोबाइल 5 साल में लगभग उसका वैल्यू 0 की तरफ पहुंच जाता है। क्या सबको समझ में आ रहा है? क्या सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. अब सिचुएशन ऐसे है कि मैंने बोला कि 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लो, अकाउंट्स में तुम उसको 20-20 हजार ऐसे 5 साल में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे, लेकिन किसको पता कि तुम्हारा बिजनेस 5 साल चालू रहेगा? ठीक है ना? तुम जब उधारी में बेचते हो सामने वाले को कि भाई 2 महीना 3 महीने बाद पैसा पे कर देना, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस उस समय चालू होगा, ये एजम्पशन है। डू यू एग्री? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उस समय तुम्हारा बिजनेस चालू होगा। Yes. अच्छा, तुम होम लोन लेते हो 20 साल के लिए, एक आदमी होम लोन लेता है, वो क्यों लेता है? क्योंकि उसको उम्मीद रहता है वो 20 साल जिएगा। और लॉजिक समझ में आ रहा है? इफ यू टेक अ लोन ऑफ 20 years, you are thinking that you will live for 20 more years at least. अभी तो 25 साल के लिए भी मिलता है होम लोन। And I have heard 30 years है कि नहीं मुझे पता नहीं, 25-30 साल की उम्र में, यंग उम्र में शायद 30 साल का भी मिलता होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम लिमिट क्या है। 25 मैंने सुना है, 20 years भी सुना है। Have you remembered this concept? 20 साल 25 साल का होम लोन रहता है। हाँ सर, तो बैंक क्यों देता है? बैंक को भी अपेक्षा है कि तुम जियोगे इतना। सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट टेल्स यू कि जब तुम मशीन खरीदते हो तो 1 लाख रुपए तुरंत खर्चे में क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है और उस पर डिप्रिसिएशन होना चाहिए। बट अगले 5 साल डिप्रिसिएशन तुम जब प्रोवाइड करोगे, इट इज एज्यूम्ड दैट योर बिजनेस विल सर्वाइव दैट लॉन्ग। तो ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बात करता है। गिव मी 2 minutes। सबको समझ में आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है? yes, डुअल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सबको समझा पूरा? टेल मी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सबको समझा? Yes. नाउ कम टू द एक्रूअल कंसेप्ट। नाउ
It is an accounting concept which recognizes revenues when they are earned and expenses when they are incurred without regard to the date of receipt or payment. Now let us take an example. तुमने अप्रैल में एक जगह रेंट पे लिया, ठीक है, फॉर, वैसे तो रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के होते हैं, तुम 2-3 साल का भी कर सकते हो, लेकिन 11 महीने के। तुमने 10 महीने का रेंट पे किया है, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स में 10 महीना काउंट होगा क्या 11 महीना काउंट होगा? तुमने 10 महीने का रेंट पे किया, तो 11 महीने का रेंट एक्सपेक्ट करना है कि आप जब रहोगे तभी पे करोगे? क्या लगता है तुमको? एक बात सुनो, सपोजेटली तुम 12th स्टैंडर्ड में एंट्री लेते हो, ठीक है। अब मेरा एक सवाल ऐसा है कि तुम्हारा 12th HSC का जो फॉर्म भर, ये 10th ले लो, तुमने 10th दिया है, तो तुम्हारा 10th का फीस लेट अस अज्यूम कि नॉर्मल स्कूल है 50,000 रुपीज का फीस है, बट 10th का एग्जामिनेशन फॉर्म का 1,000 लगता है। तो तुम जब 10th में एंट्री करते हो तो तुम 10th का खर्चा 58,000 एज्यूम करोगे कि 51,000? बोलो, बताओ मुझे, 10th का खर्चा 50,000 एज्यूम करोगे या 51,000 एज्यूम करोगे? आवाज आ रही है मेरी तुमको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। तो अब मुझे बताओ, तुम खर्चा 10th का 50,000 एज्यूम करोगे क्या 51,000 एज्यूम करोगे? 50। कैसे 51,000? तो तुमको, अच्छा तो 10th का भी तो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरेगी? हाँ सर। तो हाउ मच विल यू एज्यूम? 10th में एंट्री किया तो तुम खर्चा 50 एज्यूम करोगे क्या 51 एज्यूम करोगे? 51। 51, क्योंकि वो तो देना ही है। सो एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है, अच्छा तुम्हारे पास एक आदमी फ्लैट देख के गया बेचने, तुम बेचना चाहते हो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, तुम क्या मानोगे कि वो खरीदेगा? क्या तुम उसको जब तक उसने टोकन नहीं दिया तब तक काउंट नहीं करोगे? एक, जब तक उसने टोकन नहीं दिया तब तक काम नहीं करेगा। अब समझ में आ रहा है? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है रेवेन्यू तुम तब रिकॉग्नाइज करोगे जब तुमने कमाया, जब उसने कंफर्म किया, चेक दिया, तभी तुम एज्यूम करोगे। लेकिन खर्चा तुम तब एज्यूम करोगे जब जब वो बोलते हैं ना व्हेन दे आर इनकर्ड, कि कंफर्म कर दिया, तो तुमको 51,000 ही एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि 50,000 से काम नहीं चलेगा, तुमको फॉर्म भी भरना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। सो जैसे तुम घर पे रह रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल 12 महीने का आ रहा है, तुमने मार्च का अप्रैल में पे करना है, वो तुमको काउंट करना है, क्योंकि मार्च महीने का तनख्वाह भले अप्रैल में होता है, लेकिन वो तुमको खर्चे के हिसाब में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी तुम्हारे यहाँ पे जो एम्प्लॉय उसने काम किया है, यू हैव टू पे टू हिम। सो ये एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि आमदनी को तब रिकॉर्ड में लाओ जब सामने वाले से कंफर्मेशन चेक आता है। ओरली उसने बोला कि मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, वो तभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। या एक और कंसेप्ट है कि तुमने सैंपल दिया उसको कि भाई ट्राई करके देखो, पसंद आया तो हम डील करते हैं। सैंपल देने से थोड़ी तुम सेल्स मानोगे, सेल्स तभी मानोगे जब सामने वाले कंफर्म करेंगे, ठीक है। सो इस कंसेप्ट को एक्रूअल कंसेप्ट बोलते हैं। आगे बढ़ो। हाँ सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसको हम कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। बिटकॉइन का नाम सुना है? बिटकॉइन, हाँ सर सुना है। बिटकॉइन का स्टार्टिंग में वैल्यू 2-5 हजार रुपया था जब आज 8-10 साल पहले लॉन्च हुआ था। तुमने ऐसा सोचो, बिटकॉइन खरीदा लाख रुपए में, जब लाख रुपए था तब तुमने खरीदा। आज वैल्यू क्या है बिटकॉइन की? एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, कोई बोल सकता है? आज बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, कोई बोल सकता है?
ट्राई करो, गेस करो आज बिटकॉइन की वैल्यू क्या है। एक 1 बिटकॉइन, सॉरी 30 लाख। आज अराउंड 25 लाख है, ठीक है। तुम बराबर थे, एक दो महीने पहले 35 लाख 40 लाख तक पहुंच गया था। फिर 45 लाख था सर। हाँ 45 लाख था, लेकिन एलोन मस्क ने बोल दिया ना, और चाइनीज गवर्नमेंट ने भी उसको स्वीकारा नहीं है बिटकॉइन को। और एलोन मस्क जो टेस्ला के लिए पेमेंट बिटकॉइन में स्वीकारने वाला था, उन लोगों ने नहीं स्वीकारा, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की वैल्यू गिर के 25 लाख आ गई। आज मुझे चेक करना पड़ेगा कितने, बट 25-26 लाख था एक दो दिन पहले शायद ना। तुमने खरीदा था 1 लाख का, आज वैल्यू 25 लाख का है ना। तुम रिकॉर्ड 1 लाख में करोगे कि 25 लाख में करोगे, बताओ मुझे। 25 लाख। अच्छा, मैं इसका तुम्हारे आंसर का एक एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम वापस से आंसर देना कि तुम्हारा आंसर वो है क्या तुम चेंज करना चाहते हो। तुमने एक घर खरीदा 10 लाख रुपए का, सामने वाले को चेक दिया 10 लाख, आज वैल्यू 40 लाख की है, तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 40 लाख दिखाओगे कि 10 लाख दिखाओगे? 10 लाख। सीधा बात है, तो बिटकॉइन का वैल्यू 1 लाख दिखाओगे क्या 25 लाख दिखाओगे? 1 लाख। हाँ, तो जो तुमने एक्चुअल पे किया था वही वैल्यू आएगा, 25 लाख नहीं आएगा। यही कॉस्ट कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट में तुमने एक जमीन खरीदी 1 लाख की, उसकी आज वैल्यू 5 लाख है, तो तुम 5 लाख दिखाओगे नहीं, उस समय जो तुमने कॉस्ट पे किया वही वैल्यू आएगा। ये लिमिटेशन भी है अकाउंटिंग का कि भाई आज वैल्यू ज्यादा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार्केट वैल्यू नहीं, जो दाम में तुमने खरीदा था वही दाम में रिकॉर्ड होता है। सबको कॉस्ट कंसेप्ट समझ में आया? ये सब नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, या जिसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बोलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। According to this concept, revenue should be only brought into account when the property and goods passes to the buyer and he becomes legally liable to pay, and other income is recognized when they accrue. Let us understand. Now, क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, और एक कंसेप्ट होता है जिसको जब घर खरीदते हैं तो एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, और एक होता है सेल डीड। कंस्ट्रक्शन में तुमने सुना है एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड? यस सर। अच्छा, जैसे सेल डीड होता है, सपोजली एक 50 लाख का घर है, तुमने सेल डीड किया कि 15 लाख का चेक देंगे और 35 लाख का बैंक लोन देंगे। अब बिल्डर और तुम्हारा सेल डीड हो गया, तुम्हारा 15 लाख जा चुका है, लेकिन सेल डीड होने के एक दो दिन बाद बैंक से चेक मिलता है, ठीक है। सो आज तुम्हारा सेल डीड हुआ और आज की तारीख है, आज कौन सा दिन है? इज इट 4th टुडे? 5th? आज 5 तारीख है ना? 3rd सर। ओ, मेरा कैलेंडर तो अभी भी जून में ही चल रहा है भाई। चलो इसको चेंज करो कैलेंडर को। हाँ, तो मैं अपना कैलेंडर को चेंज करके अपडेट कर देता हूँ और पहुंचाता हूँ जुलाई में, ठीक है। सो आज, चलो कैलेंडर बदला मैंने इधर, आज 3rd है, तुमने आज सेल डीड किया, लेकिन चेक अभी तक तुमको मिला नहीं है, तो क्या बिल्डर रिकॉर्ड कर सकता है 50 लाख और विल रिकॉर्ड एज 15 लाख? बोलो। He will record as 15 lakh. He will record as 50, क्योंकि सेल डीड को तोड़ कैंसिल नहीं किया जा सकता। प्लीज नोट, द मोमेंट सेल डीड हो गया तो दोनों पार्टी उसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्डर को देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सेल डीड में तुमने साइन कर दिया है। एग्रीमेंट टू सेल को तोड़ा जा सकता है, बिल्डर एग्रीमेंट टू सेल को सेल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल यदि सामने वाले ने कैंसिल कर दिया कि भाई नहीं चेक दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, डैमेजेस मांग सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? सपोज तुम लोग बिल्डर हो, मैं एक बायर हूं, मैंने तुमसे 50 लाख का एग्रीमेंट किया कि भाई 1 महीने बाद मैं तुमको 15 लाख दूंगा और 2 महीने बाद तुम मुझे घर का पोजीशन दोगे। 1 महीने बाद मैं तुमको 5 लाख देता हूं, तो तुम्हारे पास ताकत आ जाता है कि भाई तुमने पूरा नहीं किया, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, सेल हुआ ही नहीं है।
सो लीगली घर मेरे नाम पर कब ट्रांसफर होगा? जब सेल डीड हुआ तो घर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? हाँ सर। तो द मोमेंट सेल डीड हुआ तो बिल्डर विल एज्यूम कि 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है, बिकॉज बिल्डर को चेक मिल ही जाएगा कंफर्म, क्योंकि बायर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर दैट। तो बोलने का तात्पर्य यह है कि तुम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करोगे, ये क्वेश्चन है। जब प्रॉपर्टी गुड्स में बाय हो गया है, ठीक है। क्या होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक ऐसा पॉइंट है कि एक आदमी कोविड के लिए हॉस्पिटल में आना चाहता है, उसने फॉर्म भरा है और वेटिंग लिस्ट में नाम है ना। मेरा एक सवाल तुमसे ये है, हॉस्पिटल के वो वेटिंग लिस्ट में है तो क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब करेंगे या जब उसने एडमिशन लिया तब करेंगे? बताओ। एडमिशन लिया तब करेंगे। बढ़िया। तो वेटिंग लिस्ट में हॉस्पिटल कैसे उसको बुक कर सकते हैं रेवेन्यू? बीवाईके कॉलेज में इंक्वायरी आता है, वो थोड़ी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जब तुम्हारा। अच्छा क्या होता है एक्चुअली एडमिशन प्रोसीजर कैसे होता है 11th स्टैंडर्ड में, कि जब रिजल्ट आता है पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ऑनलाइन जब अप्लाई करना पड़ता है तो ऐसे स्टेजेस रहते हैं 3-4। पहले 200 का लिस्ट बनता है कि चलो 200 लोग का हम कंफर्म कर रहे हैं ना। बीवाईके कॉलेज को जब कंफर्म बीवाईके कॉलेज बोलता है हाँ ये 200 स्टूडेंट्स का नाम है जो एडमिशन ले सकते हैं, और 10 जुलाई तक तुमको एडमिशन लेना है। तो मुझे बताओ बीवाईके कॉलेज ने आज 200 स्टूडेंट्स का नाम कंफर्म किया, हम इनको एडमिशन दे रहे हैं, तो आज रिकॉग्नाइज करेगा रेवेन्यू बीवाईके क्या 10 तारीख को? बताओ। बताओ। क्या सर? सपोजिटली बीवाईके कॉलेज ने एक 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट आज जाहिर कर दी कि ये लोग को कंफर्म एडमिशन दे रहे हैं, तो जो आमदनी होगा फीस कलेक्ट होगा, क्या बीवाईके कॉलेज आज वो कंफर्म करेगा कि 10 तारीख को कंफर्म करेगा? मतलब रेवेन्यू रेवेन्यू मतलब आमदनी। बीवाईके कॉलेज आमदनी कब रिकॉग्नाइज करेगा, आज के दिन क्या 10 तारीख के दिन? 10 तारीख के दिन। बढ़िया। आज कैसे कर सकता है? आज तो सिर्फ बीवाईके ने 200 स्टूडेंट्स का नाम डाला है और 10 तारीख तक तारीख दिया है। 10 तारीख तक जो लोग पैसा देंगे तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। सपोजिटली 190 स्टूडेंट्स ने फीस पे किया तो रिकॉग्नाइज 10 तारीख को 190 होगा। 10 लोगों ने जो पे नहीं किया वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सामने वाले ने मुझे ऑर्डर दिया कि भाई प्लीज गिव मी 10 पेन्स, तो मैं आज बुक करूंगा क्या जब मैं गुड्स डिलीवर करूंगा तब बुक करूंगा सेल? बताओ मुझे। कैसे बुक आज करो। कैसे बुक कर सकता हूं मैं ऐसे? जब मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा तब माना जाएगा ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो बुक आज कैसे होएगा भाई? बुक अभी तो आज ऑर्डर बुक आज हुआ है, कहाँ गुड्स का उनके नाम पर ट्रांसफर किया मैंने। तो याद रखो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बहुत ट्रिकी है कि तुमको कब सेल माना जाना चाहिए, ये पॉइंट है। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। जब प्रॉपर्टी सामने वाले को पास हुआ है या समवन जो लीगली लायबल टू पे है, जब सेल डीड हो गया तो सामने वाले को पे करना ही पड़ेगा, वो तुम टाल ही नहीं सकते फिर। तो फिर तब तुम रिकॉग्नाइज कर लोगे कि अभी लीगली उसको पे करना ही है, ठीक है। एट दैट टाइम यू कैन कंफर्म कि हाँ ये तुम्हारा कमाई है। समझा सबको? हाँ सर। सो मैंने तुमको 100 पेन का ऑर्डर दिया, तुम तब मानोगे सेल क्या जब तुम मुझे पेन डिलीवर करोगे तब मानोगे सेल? कौन सा कब मानोगे तुम सेल हुआ है? ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी। या गुड्स का डिलीवरी पर?
गुड्स के डिलीवरी पर। सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नाउ अकाउंटिंग का तो टाइम फ्रेम होना ही चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। सो अकाउंटिंग का जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल का है। तो अकाउंटिंग शुड ऑलवेज बी फॉर अ प्रॉपर टाइम फ्रेम। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च है। सो इन इंडिया अकाउंटिंग पीरियड इज ऑफ 1 ईयर। हो सकता है कोई और देश में, वर्ल्ड बैंक पर, वर्ल्ड बैंक का अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट विल बी डिफरेंट। वर्ल्ड बैंक नाम सुना है वर्ल्ड बैंक का? हाँ सर। उनका अकाउंटिंग पीरियड इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। सो व्हेनेवर आई से अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इंडिया में जो कंसेप्ट लागू होता है वो अप्रैल टू मार्च है। वर्ल्ड बैंक के जो कंसेप्ट है वो जनवरी टू दिसंबर है। सो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एनुअल है। लेकिन तुम्हारा यदि शेयर्स बिक रहा है शेयर बाजार में, तुम लिस्टेड कंपनी हो, तो तुमको हर 3 महीने में क्वार्टरली स्टेटमेंट्स देना पड़ता है शेयर बाजार को। ठीक है, समझा तुमको? हाँ सर। नेक्स्ट मैचिंग कंसेप्ट। ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है। नाउ सपोजिटली एक जन को 1000 रुपए, 5000 रुपए का सैलरी है। इस साल 12 महीने का सैलरी कितना होगा बताओ? 60,000 होगा। डू यू एग्री? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस साल कितना सैलरी तुम हाँ खाते? सर। 60,000। लेकिन मार्च का सैलरी 5,000 तुमने अप्रैल में दिखाया या दिया, क्योंकि 1 महीने बाद देते सैलरी ना। मेरा सवाल तुमसे ये है, ये 5,000 अप्रैल, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22। डू यू एग्री? 21-22 चल हाँ। रहा है। 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। लेकिन जो मार्च का सैलरी है वो अगले साल अप्रैल में, मतलब 22-23 में दिया जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर में। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, इस साल खर्चे में तुम 55,000 दिखाओगे क्या 60,000 दिखाओगे? $55,000। लेकिन वो जो 5,000 का सैलरी है, उस आदमी ने काम तो मार्च में किया था, भले पेमेंट अप्रैल में दिया हो। तो 55 दिखाओगे कि 60 दिखाओगे? तुम 60 दिखाओगे, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि जो एक्सपेंसेस, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमने मार्च में पूरा इस्तेमाल कर लिया मस्त, लेकिन पे कर रहे हो अप्रैल में, अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेनिफिट जो तुमको मिला, अगले फाइनेंशियल ईयर में मिला कि इस फाइनेंशियल ईयर में मिला? बोलो। इस फाइनेंशियल ईयर। तो फिर खर्चा इस साल दिखाओगे कि अगले साल दिखाओगे? बताओ, इस साल खर्चा दिखाओगे 5,000 के अगले साल दिखाओगे? अभी इस साल दिखाओगे। भले पे अगले साल हुआ है, लेकिन उसको इनकर कब हुआ है? इस साल हुआ है। सो याद रखो, खर्चा इस साल हुआ है, पेमेंट अगले साल हुआ है। तो अगले साल में खर्चे में नहीं आ सकता। इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस तुमको इस साल मिला है, भले पेमेंट अगले साल हुआ है, बट वो खर्चे में इस साल दिखाया जाए। अच्छा मेरे को एक सिंपल सा सवाल, तुमने 11 स्टैंडर्ड को 50,000 दिया, अगले साल का जो फीस भी 50,000, तुम्हारा विजडम का कितना 83,000 है फीस? विजडम का कितना फीस है बताओ? 80,000 शायद। 80,000। अच्छा तुमने 12th का भी अभी विजडम को दे दिया, तो अकाउंट्स के हिसाब से तुम 1,60,000 खर्चे में दिखाओगे कि 80,000 दिखाओगे? तुमने क्या किया, 80 11th का है, 80 12th का है, तुमने विजडम को बोला 1,60,000 एक साथ ले लो दोनों साल का। तो इस साल तुम खर्चे में 160 दिखाओगे कि 80 दिखाओगे? बोलो। बोलो फटाफट, जज करो क्या क्या आएगा, कितना दिखाओगे इस साल? थोड़ा आंसर दोगे तो इजी पड़ेगा।
बोलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मुझे। क्या आंसर आ नहीं रहा है कि आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना ना, तुम 12th में जाओगे तो तुमको फीस पे करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि तुम 12th स्टैंडर्ड में हो। लेकिन 12th स्टैंडर्ड का इनकरेंस पढ़ाई तुम 12th में करोगे, तो याद रखो इस साल तुम खर्चे में दिखाओगे 160 माइनस 80,000, और जो 80,000 है वो अगले साल दिखाओगे। विजडम आई सिमिलरली 160 जो उनको मिला है वो बोलेगा उसमें से 80 तो 12th साल का है, तो इस साल वो 80,000 में इनकम में दिखाएगा, और 12th का जो टीचिंग होगा वो 12th में जाएगा। तो विजडम आई इस साल 80,000 इनकम दिखाएगा, भले मिला है 160, और बाकी का 80 वो अगले साल दिखाएगा क्योंकि वो अगले साल के लिए है। क्या सबको समझा यहां तक मैचिंग कंसेप्ट? समझ में आया बेटा सबको ये कंसेप्ट? हाँ सर। अभी लास्ट का वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। अभी तुमने जो विजडम आई में फीस पे किया, रिसीट दिया क्या उन लोगों ने? रिसीट दिया तुमको? ओके, मैं समझ हाँ सकता सर। हूँ। हाँ, सो तुम जब रिकॉर्ड करते हो तुमको बिल लगेगा, रिसीट लगेगा, वाउचर्स लगेंगे। तो जब तुम सेल लीड करते हो तो उसमें स्टैंप होता है, सिग्नेचर्स होते हैं। सो तुमको इनवॉइस, वाउचर, बिल्स, डिलीवरी चलान, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ तो लगेगा ना, डॉक्यूमेंट प्रूफ। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बिना तुम रिकॉर्ड कैसे करोगे? सो नहीं तो फिर कोई भी खर्चा दिखाएगा 2 लाख रुपया, खर्चा हुआ है 2 रुपया, 200 रुपया। सो 2 लाख दिखाओ लेकिन प्रूफ तो बताओ तुमने 2 लाख का क्या बाय किया है। सामने वाले ने कुछ तो वाउचर बिल दिया होगा। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलता है कि कोई भी तुम रिकॉर्डिंग करते हो उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जोड़ना जरूरी है। ठीक है? भले एक आदमी को तुमने रिक्शा में भेजा 100 रुपया, रिक्शा वाला थोड़ी बिल देगा, तो फिर वाउचर बनाओ, एक वाउचर होता है वो बनाओ, ताकि रिकॉर्डिंग में प्रूफ रहे कहाँ खर्चा किया तुमने। सो यही पॉइंट है कि कोई भी अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं तो अंधाधुंध नहीं करते, उसका सपोर्टिंग वाउचर होना चाहिए जिसके दम पर तुम एंट्री करोगे। क्योंकि तुम्हारे पास कॉलेज में जाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड रहता है, वो प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि तुम स्टूडेंट हो। आधार कार्ड क्या है? वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि तुम, ये तुम्हारा फोटो है, तुम यहाँ पे रहते हो, गवर्नमेंट ने दिया है। सो तुमको होटल में रहना है, ठीक है, 2-4 दिन, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है, आधार कार्ड। एक्सपीरियंस किया है तुमने ये? हाँ सर। तो वही अकाउंटिंग में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो चाहिए ना, अंधाधुंध रिकॉर्ड थोड़ी होगा। सो एवरीथिंग मस्ट बी हैविंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ठीक है? तो ये तुम्हारे कंसेप्ट के पॉइंट है। और मैंने जैसे बताया, कंसेप्ट कन्वेंशन एक ही आजकल है, लेकिन फिर भी वेरियस कन्वेंशंस जो माना जाता है वो माना जाता है ऐसा, एक एक करके मैं इसको मैं अलग, ठीक है, मैं वैसे अलग कर देता हूँ कंसेप्ट और कन्वेंशन को।